नमस्कार दोस्तों। आज की एक और बहुत ही अमेजिंग सी प्रॉब्लम पाथफाइंडर रोटेशनल मैकेनिक्स है। ये चेक योर अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन नंबर 26। बहुत ही अच्छी प्रॉब्लम है, काफ़ी अमेजिंग प्रॉब्लम है। काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर होंगे इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को देख के। अगर आपके क्लियर नहीं है तो एक बार आप कुछ इस प्रॉब्लम को ट्राई करिए, ज़रूर ट्राई कीजिए अपने आप से। नहीं होता है तो आप सॉल्यूशन देखिए, कभी भी देख सकते हैं। बट एक बार जस्ट गिव इट अ ट्राई एटलीस्ट वंस, क्योंकि प्रॉब्लम स्ट्रेट फॉरवर्ड है, ज़्यादा कुछ नहीं है, बट थोड़ा सा आपके कंसेप्ट्स को टेस्ट करता है। रोटेशनल मोशन हो गया, टॉर्क हो गया कि अगर आपको टॉर्क बैलेंस की इक्वेशन बनानी है तो आप कौन सा पॉइंट चूज़ करेंगे, और अगर कोई पॉइंट चूज़ कर रहे हैं तो वही पॉइंट क्यों चूज़ कर रहे हैं। किसी दूसरे पॉइंट से अगर आप टॉर्क इक्वेशन लगा रहे हैं, हम देखेंगे इस क्वेश्चन में आगे। इस क्वेश्चन जब हम सोल्यूशन देखेंगे तो हम लोग देखेंगे कि अगर मैं किसी भी ऑब्जेक्ट में कोई सेंटर ऑफ मास लूँ या कोई दूसरा पॉइंट लूँ, दोनों से टॉर्क बैलेंस की इक्वेशंस लगाने में क्या क्या कन्वीनियंस हैं, क्या क्या गलतियाँ हो सकती हैं, वो सब हम लोग देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन है, टू आइडेंटिकल स्क्वायर लैमिनी, एक सेकेंड, हाँ, क्वेश्चन है, टू आइडेंटिकल स्क्वायर लैमिनी कनेक्टेड बाय टू rods A and B are placed on a frictionless horizontal floor with their flat faces on the floor. The rods are free to rotate at any joints at the joints where they are connected with the lamina. The rod A is pulled horizontally at its midpoint perpendicular to the rod by a constant force F as shown in the figure. Find moduli of the reaction forces Fa and Fe between one of the lamina and the rods A and B respectively. ओके, तो आपको नॉर्मल फोर्सेस बेसिकली फाइंड करने हैं, और कहाँ पे, ये जॉइंट्स पे। अच्छा देखिए, अभी यहाँ पे भी सिमेट्री का काफ़ी रोल है। ये फोर्स भी एकदम बीच में लगाया गया है, और इसके फोर्स के आजू बाजू सब सिमेट्रिकल चीज़ें हैं। इसके लिए उन्होंने क्वेश्चन में भी ये बोला है कि किसी भी एक एंड पे आप नॉर्मल रिएक्शन बता दीजिए कितनी होगी, सेम चीज़ इस एंड पे अपने आप सेम ही रिएक्शंस लगेंगी। तो जो आप यहाँ पे कैलकुलेट कर लेंगे कि रिएक्शन फोर्सेस क्या हैं, यहाँ पे ले लीजिए, वही सेम यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे ले लीजिए, वो सेम यहाँ पे हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन को करने से पहले आपको थोड़ा सा ये समझना होगा कि ये इसकी एक्चुअल मोशन कैसी होने वाली है। स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा, रोटेशन मोशन में जाएगा, ये रॉड रोटेट करेंगी, या लैमिना कुछ ऐसा रोटेट करेगा क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। ये थोड़ा सा अगर मोशन इसकी आपने इमेजिन कर ली तो फिर क्वेश्चन आपके लिए इजी है, फिर कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए एक चीज़ अगर आप देख लीजिए, अगर ये आपने फोर्स लगा रखा है एफ, तो अगर, अब देखिए ये जो पूरा सिस्टम है, एक रॉड ये, एक रॉड ये लैमिना, ये लैमिना, इसका जो सिस्टम का सेंटर ऑफ मास है वो इस मिड पॉइंट से कहीं तो पास होगा यहाँ से, राइट। तो अगर मैं इस पॉइंट से इस पूरे सिस्टम का टॉर्क इक्वेशन बनाऊँ तो देखिए टॉर्क मेरा हमेशा ज़ीरो निकल के आएगा, राइट। अब मैं सेंटर ऑफ मास को ही क्यों लिया, देखिए मैंने बोला था आपको कि टॉर्क हम लोग किस पॉइंट से ले रहे हैं। मुझे मालूम नहीं कि ये जो चीज़ है, ये जो कंप्लीट ऑब्जेक्ट है, ये किस एक्सेलरेशन से चल रही है या नहीं चल रही है। तो जब मैं इसके सेंटर ऑफ मास पे बैठ के टॉर्क इक्वेशन बना रहा हूँ, तो सपोज़ ये एक्सेलरेशन ए से चल रहा होगा, तो मुझे, चूँकि मैंने सेंटर ऑफ मास पे बैठा हूँ, तो मुझे एक सूडो फोर्स भी लगाना पड़ेगा, बट दैट विल पास थ्रू सेंटर ऑफ मास। तो उसका जो टॉर्क है वो कोई पिक्चर में नहीं आएगा। तो अगर आप देखें तो जो टॉर्क है एफ के कारण जो नेट टॉर्क है दैट विल बी ज़ीरो। इसका मतलब क्या हो गया कि इस कंडीशन में, जो कि सिचुएशन आपको दिया गया है क्वेश्चंस में, इस पूरे ऑब्जेक्ट में कोई रोटेशन मोशन नहीं होगी। तो एक चीज़ें क्लियर हो गई कि भैया रोटेशन मोशन तो नहीं होगा, ये स्ट्रेट ही मूव। हाँ, अब देखिए अगर यही जो फोर्स एफ जो सेंटर में लगाया है, अगर कहीं थोड़ा अगल बगल लगा दिया होता इन्होंने, यहाँ थोड़ा सा, यहाँ या यहाँ,
तो डेफिनेटली ये जो रॉड्स हैं ये थोड़ा, अगर सपोज़ यहाँ लगा दिया होता तो मैं यहाँ से अगर सेंटर ऑफ मास से टॉर्क बैलेंस करता तो ये इस डायरेक्शन में करेक्ट एंटी क्लॉकवाइज घूमती। अगर मैं फोर्स यहाँ पे लगाता तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेशन मोशन में आता। ये पूरा का पूरा सिस्टम ऐसे घूम रहा होता, ऐसे ये भी ऐसे करके ऐसे घूमता। बट लकीली हमारे केस में फोर्स एफ एकदम मिडल में लगा हुआ है, तो रोटेशन का झंझट नहीं आएगा हमारे लिए, तो ये हमारे लिए अच्छा है। रोटेशन अगर आ गया तो फिर आपकी जो इक्वेशंस बनाएंगे, फोर्स बैलेंस की इक्वेशंस जो बनेंगी वो सब चेंज हो जाएंगी। ठीक है, तो एक चीज़ तो ये है कि इसमें रोटेशन मोशन नहीं होगा। और अगर आप कांस्टेंट मोशन से देखें तो देखिए ये रॉड यहाँ पे भी कनेक्टेड है, यहाँ पे भी कनेक्टेड है। तो इस जो लेमिना है इसमें ये रॉड के अलोंग या इसके अराउंड ये मोशन, रोटेशन मोशन भी नहीं हो पाएगा। नहीं तो नॉर्मली देखिए, अगर ये वाली जो रॉड, ये वाला जो लेमिना है, केवल अगर मैं एज्यूम करूँ कि यहाँ पे कनेक्टेड है, यहाँ पे कनेक्टेड नहीं है, सपोज़ यहाँ पे कोई रॉड नहीं है, तो जब जैसे मैंने ये खींचा इसको मैंने ऐसे खींचा तो इनर्शिया के कारण ये जो लेमिना L1 है ये इधर की ओर इस पॉइंट के क्रॉस, इस पॉइंट के अराउंड घूमना चाहेगा। वैसे ही ये लेमिना इस पॉइंट के अराउंड ऐसे घूमना चाहेगा, रोटेट करना चाहेगा और रोटेशन मोशन करेगा भी। बट अब चूंकि ये यहाँ पे भी कनेक्टेड है तो ये जो रोटेशन इधर से करना जरूर चाहेगा, बट ये पॉइंट इसको बांध के रखेगा। तो इस लेमिना में भी कोई रोटेशन पॉसिबल नहीं है, ना इस लेमिना में ना ही इस लेमिना में, ये पॉइंट के अक्रॉस। मैंने ये पॉइंट क्यों लिया? क्योंकि इसी पॉइंट के अक्रॉस अगर इसको रोटेट करना है तो कर सकता है, और कोई पॉइंट नहीं है जिसके अक्रॉस ये रोटेट कर सकता है। क्योंकि मैंने ऑलरेडी देखा हमने कि ये टोटल जो ऑब्जेक्ट है, इसका जो टोटल सेंटर ऑफ मास है उसके अक्रॉस तो कोई इसमें रोटेशन मोशन होगा ही नहीं, और ये इंडिविजुअल भी लेमिना का कोई रोटेशन मोशन नहीं होगा। तो आई होप यहाँ तक क्लियर। मैंने शायद वही लिखा है, देयर विल नॉट बी एनी रोटेशन विदाउट मोशन आइदर इन रॉड और इन लेमिना ड्यू टू द फॉलोइंग पॉइंट्स सिंस द फोर्स इज अ मिड पॉइंट। अच्छा, दूसरी चीज़ अगर मैं, ठीक है, अच्छा दोनों लेमिना सेम हैं, ठीक है। अभी अगर आप लेमिना पे ठीक है नहीं होगा, आप लगा के भी इसका टॉर्क बैलेंस भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे और ध्यान देने के लिए है, देखिए एफ़ मेरा मिड पॉइंट से, जो एफ़ है ये मिड पॉइंट से लगा हुआ है। अगर इस एफ़ को मैं थोड़ा सा मिड पॉइंट से सरकार दूँ, इधर सरकार दूँ, इधर सरकार दूँ, तो जो ये मेरी जो रिएक्शन फोर्सेस हैं इस वाले एंड पे और इस वाले एंड पे, फिर वो सेम नहीं होंगी, फिर वो दोनों अलग अलग हो जाएंगी। ये आप टॉर्क बैलेंस की इक्वेशन लगा के डेफिनेटली देख सकते हैं, फिर वो सिमिलर नहीं होगी। और क्यों नहीं होगी सिमिलर? हाँ जी, सिमिलर क्यों नहीं होंगी? देखिए, अगर थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। सपोज़ मैंने ये फोर्स एफ़ यहाँ पे लगाया, ठीक है, यहाँ पे फोर्स लगाया, तो मैं मान के चल रहा हूँ, अभी मैंने देखा इस टोटल बॉडी के सेंटर ऑफ मास पे बैठ के मैं इसका टॉर्क इक्वेशन लगाऊंगा तो ये पूरा इधर की ओर एक क्लॉकवाइज रोटेशन इसमें आएगा। अच्छा, दूसरा, अब मैं इस वाले ये जो वहाँ जहाँ से जो फोर्स लगाया था यहाँ से, ठीक है, ये पॉइंट मान लीजिए ए है, अगर मैं यहाँ से इस रॉड पे टॉर्क बैलेंस का इक्वेशन लगाऊं तो मान लीजिए यहाँ पे एक ऐसा फोर्स लग रहा होगा, ऐसा लग रहा होगा, मान लीजिए ये वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल, यहाँ पे भी मान लीजिए वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल, तो हॉरिजॉन्टल तो इसी से पास करेगा। वर्टिकल का देखेंगे, मान लीजिए ये वर्टिकल वाला ये N1 है, ये N2 है, ठीक है। तो इधर की ओर जो लगने वाला टार्क है और इधर की ओर जो लग, हाँ जी, तो अगर ये मान के चलता हूँ कि दोनों रिएक्शंस इक्वल हैं, N1 और N दोनों हैं, तो इस पॉइंट ए के अलॉन्ग मैं अगर टॉर्क बनाऊँ तो N का टॉर्क आएगा, ये मान लीजिए X है, तो N इंटू एक्स, ओके। ये टॉर्क इसको प्रोवाइड करेगा क्लॉकवाइज में। अच्छा, एंटी क्लॉकवाइज देखिए क्या है, N इंटू ए माइनस एक्स। अच्छा, ये ए माइनस एक्स देखिए इस फिगर में ज़्यादा बड़ा है, तो इस पर एक टॉर्क आ रहा है एंटी क्लॉकवाइज,
और जो कि जिसकी वैल्यू बड़ी है, एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क की वैल्यू बड़ी है क्लॉकवाइज टॉर्क से, तो यहाँ के हिसाब से ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमेगा। बट जब मैं सेंटर ऑफ मास पे बैठ के लगा रहा हूँ तो इस पे ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा रहा है। इसका मतलब हमारी जो रिएक्शन फोर्सेस हैं एन, ये एन जो है इस वाले एन से बड़ी होगी, मतलब ये जो N1 है आपकी, ये इस N2 से बड़ी होगी। आप फिर से एक बार देखिए, लगाइए, ये जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट, ये पॉइंट, यहाँ से आप टॉर्क बैलेंस लगाइए इस रॉड का। देखिए रॉड में आप टॉर्क बैलेंस कहीं से भी लगा सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ और है, देखिए टॉर्क बैलेंस लगाते समय आपको एक चीज़ और ध्यान में रखना है कि ठीक है आप यहाँ से लगा तो रहे हैं, बट इस पॉइंट का कुछ तो एक्सेलरेशन होगा, होगा ना, इसका पॉइंट का एक एक्सेलरेशन होगा ए। तो आपको इस सेंटर ऑफ मास पे MA लगाना पड़ेगा, MA लगाना पड़ेगा। बट पहले केस में देखिए क्या बोलता है, पहले केस में मास ऑफ ईच रॉड इज़ नेग्लिजिबल, तो ये वाला जो आपका MA है ये तो ज़ीरो हो जाएगा। तो ये जो हमने लॉजिक लगाया था n इंटू एक्स इज इक्वल टू n इंटू ए माइनस एक्स, वो यहाँ पे भी होल्ड ट्रू कर रहा है। तो आई होप थोड़ा सा ये ठीक है, ये क्वेश्चन में तो नहीं पूछा है, बट थोड़ा आपके समझने के लिए ये चीज़ समझाना बहुत ज़रूरी था। ध्यान में रखिए कि अगर आप किसी पॉइंट के अक्रॉस, अगर वो पॉइंट मूव कर रहा है किसी एक्सेलरेशन से, तो आपको सेंटर ऑफ मास पे, सेंटर ऑफ मास बेसिकली ये, ओके, सेंटर ऑफ मास यहाँ नहीं होगा, यहाँ पे होगा, ठीक है, ठीक है। तो सेंटर ऑफ मास पे आपको एक सूडो फोर्स लगाना पड़ेगा और उसका टॉर्क भी आपको लेना पड़ेगा, ठीक है। आई होप यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई। तो अब लेमिना रोटेट नहीं करेगा, कोई भी रोटेशन नहीं होगा, दोनों साइड में, दोनों पॉइंट पे जो मेरी नॉर्मल रिएक्शंस होंगी या रिएक्शन फोर्सेस होंगे वो सेम होंगे। अब सिंपली कुछ बचा नहीं है, केवल फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे और इक्वेशंस को सॉल्व कर देंगे। तो चलिए ये देखिए, ए वाले रॉड पे देखिए फ्री बॉडी डायग्राम। मान लीजिए ये सिस्टम पूरा एक्सेलरेशन ए से मूव कर रहा है, तो ए यहाँ ये वाला फोर्स F है, तो इस डायरेक्शन में देखिए फोर्स बैलेंस लगाइए, F माइनस 2N1 इज इक्वल टू 0 इंटू ए। 0 मेरा मास है, मास इंटू ए लिखना पड़ेगा। ध्यान दीजिए सेकेंड पार्ट में आपको M इंटू ए लिखना पड़ेगा। सेकेंड पार्ट मैं सॉल्व नहीं करूँगा क्योंकि वो इसी बेसिस पे आप सेकेंड पार्ट सॉल्व कर सकते हैं। उसमें आपको मास M लगाना पड़ेगा। यहाँ पे मेरा मास 0 है, तो सिंपली मेरा N1 इज इक्वल टू F/2 आ गया। अच्छा ये देखिए, यहाँ पे मैंने देखिए दो एज्यूम किया है, N1 नीचे एज्यूम किया है क्योंकि मुझे लग ही रहा है कि अगर मैं इसको ऊपर खींचूंगा तो ये पॉइंट है इसको नीचे की ओर खींचने का ट्राई करेगा, तो मैंने एक N1 नीचे लगा दिया और N2 मैंने एक लेफ्टवर्ड डायरेक्शन में लगा दिया। N2 भी लगेगा, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी रिएक्शन होगा। कई बार स्टूडेंट्स गलती करते हैं, केवल N1 लगाते हैं। हॉरिजॉन्टल क्यों आएगा? क्योंकि जब मैं इसको ऊपर खींचूंगा तो ये इधर की ओर रोटेट करने का ट्राई करेगा, तो ये पॉइंट इसको रोक लेगा, तो वो एक हॉरिजॉन्टल रिएक्शंस को भी जन्म देगा। N2 का डायरेक्शन आप, मैंने ये लगाया है, आप इधर भी मान सकते हो, फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आपका डायरेक्शन गलत है तो सिंपली जब आप सॉल्व करेंगे तो N2 आपका निगेटिव आ जाएगा। इसका मतलब N2 की डायरेक्शन आपकी जो अज्यूम की हुई है वो गलत है। तो N1 N2 अज्यूम किया, दूसरे एंड में भी N1 N2 रहेगा, ठीक है। इस डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में अगर बैलेंस करेंगे तो N2 N2 बैलेंस हो गया। हमने वाई डायरेक्शन में बैलेंस कर लिया, ये मेरा आया। ओके, अब ये रॉड पे आते हैं, रॉड बी पे। अच्छा, रॉड बी पे देखिए, मैंने पहले आपको दिखाया है कि N3 लगा और N4 लगा। N3 लगा और दूसरे एंड में N4 लगा, ठीक है। अच्छा, अगर आप ध्यान दें तो देखिए मैंने N4 और N4 दोनों का N4 वैल्यू तो सेम है, बट डायरेक्शंस को मैंने रिवर्स किया हुआ है। यहाँ पे भी देखिए N2 की डायरेक्शंस को मैंने रिवर्स किया हुआ है। तो आप ध्यान दीजिए, ये जो पॉइंट है, दिस इज़ द पॉइंट ऑफ सिमेट्री। इसके अक्रॉस जो भी चीज़ें लग रही हैं सब सिमेट्रिकल होंगी, सब प्लेन मिरर के जैसी होंगी। अगर तो यहाँ मैंने, अगर ये N2 है तो यहाँ मिरर रखा तो N2 है। दूसरा, अगर आप इस रॉड का मोशन की बात करें तो इस रॉड पे चूँकि केवल हॉरिजॉन्टल, हमने देखा ना सिस्टम, इस पूरे सिस्टम में केवल जो एक्सेलरेशन है वो वाई डायरेक्शन में है। देयर इज़ नो एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन। तो एक्स डायरेक्शन में सारे फोर्सेस बैलेंस होने हैं, तो उस हिसाब से भी N2 मेरी
दोनों अलग डायरेक्शन में ही होनी है। दूसरा, आप सिमेट्रिकल प्लेन ऑफ सिमेट्री से भी सेम चीज़ लगा सकते हैं। वैसे ही N4 मैंने लगाया है यहाँ पे इधर की ओर और यहाँ पे इधर की ओर। अब देखिए सॉल्व करते हैं। 2N3 वाई डायरेक्शन में अगर मैं सॉल्व करूँ तो 2N3 इज इक्वल टू एम ए। यहाँ पे F जैसा कुछ नहीं है, बट चूँकि मास 0 है तो N3 माइनस 0 हो गया। ओके, तो इस एंड में अगर मेरी ये डायरेक्शन y है और ये डायरेक्शन x है तो इस एंड पे y डायरेक्शन में कोई भी रिएक्शन फोर्स नहीं है। चलिए ये काम आसान हो गया। तो मेरी N1 आ गई F/2। अच्छा, अभी N1 आ गई, अगर N2 भी आ जाए, अब बचा क्या? N2 और N3। N3 तो 0 हो गई, N4 बची सॉरी। अब N4 पे देखिए, हॉरिजॉन्टल मोशन नहीं है